अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को जो है क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? वालेकुम सलाम जी सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेक्चर में। प्रेजेंटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फवाद। सर पेपर दे चेक करिए दे। لا لا أنا دي تشيك شوي. خلاص सही था सर। تشيك شي تلقى الواتساب يا شير كم حاجة. सही था, शुक्रिया सर। स्क्रीन। जी, आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है? जी सर। एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हो गई थी, दैट्स वाई कोई एरर आ गया था। तो मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोगों के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अर्थक्वेक फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम। डिफरेंट फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था जो कि एक्ट करती हैं डैम के ऊपर, ठीक है। यानी कि जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी फोर्सेस जो है उस डैम के ऊपर जो है एक्ट करती हैं। तो किस तरह एक्ट करती है, उन फोर्सेस को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो उनमें से कुछ के बारे में हमने जो है ऑलरेडी जो है पढ़ लिया था। और आज जो है हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक फोर्सेस के बारे में। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो earthquake forces. An earthquake sets random vibrations waves in the earth crust, which can be resolved in any three mutually perpendicular directions. This motion causes the structure to vibrate. earthquake forces जो है हमारे पास जो है ये क्या करता है कि रैंडम वाइब्रेशंस जो है कॉज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स अर्थ क्रस्ट के अंदर। और इन द फोर्सेस को हम जो है किसी भी म्यूचुअल जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में म्यूचुअली जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसको हम जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मोशन जो अर्थक्वेक फोर्स होती है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है वाइब्रेशन जो है ये कॉज करता है। The waves impart acceleration to the foundation under the dam and cause its movement. ये जो अर्थक्वेक वाइब्रेशन है ये वेव्स की शक्ल में होती है और ये वेव जो है एक्सेलरेशन जो है क्रिएट करती है फाउंडेशन
के अंदर, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है उसके अंदर एज अ रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। Acceleration introduces an inertia force in the body of the dam and set up stresses initially in lower layers and gradually in the whole body of the dam. Initially जो acceleration होती है वो जो है stresses जो है cause करती है हमारा जो lower portion of the dam होता है या structure होता है, और gradually हमारा जो पूरा का पूरा जो structure होता है उसके अंदर जो है ये movement या acceleration जो है produce कर देता है। The vibration intensity of ground expected at any location depends upon the magnitude of earthquake, the depth of focus, depth from the epicenter, and the strata on which the structure stands. हमारे पास जो earthquake की वजह से जो vibration जो create होती है, ठीक है, तो उसकी intensity हमारे पास normally depend करता है earthquake की magnitude के ऊपर, यानी कि जो location है उसके ऊपर, उसके magnitude के ऊपर, उसके डेप्थ के ऊपर के कितने डेप्थ से वो जनरेट हो रही हैं अर्थक्वेक फोर्सेस, ठीक है, और उसका जो है एपी सेंटर होता है वहां से, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एपी सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रेटा है, जिस फाउंडेशन स्ट्रक्चर के सॉइल के ऊपर हमने जो है अपना स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसका स्ट्रेटा जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये हमारे पास जो वाइब्रेशन है उसकी इंटेंसिटी इन सारी चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करती है। The response of the structure to the ground vibration is a function of the nature of soil, foundation soil material, form, size, and mode of construction of the structure, and the duration and intensity of the ground motion. हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है स्ट्रक्चर का टुवर्ड्स द ग्राउंड वाइब्रेशन, यानी कि जो अर्थक्वेक क्रिएट करती है वो वाइब्रेशन, तो हमारा जो स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दिस वाइब्रेशन, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल के, फाउंडेशन सॉइल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, किस मटेरियल से आपने उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया है, किस तरीके से किया है, साइज क्या है उसका, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका क्या है, और उसकी जो है ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ग्राउंड मोशन की क्या है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स होता है तो वो डिपेंड करता है। Earthquake causes impulsive ground motion which is complex and irregular in character, changing in depth and amplitude, which each lasting for small duration. हमारे पास जो earthquake है ये impulsive ground motion जो है ये cause करता है, जो कि complex होता है और irregular in character होता है, और ये हमारे पास जो है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसमें हर पीरियड के साथ जो है चेंज होता है, स्मॉल ड्यूरेशन के साथ उसका जो है एम्पलीट्यूड जो है चेंज होता रहता है। Earthquake is not likely to occur simultaneously with wind or maximum flood or maximum sea water. अर्थक्वेक जो है नॉर्मली जो है ये साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जो है अगर नहीं होता विंड के साथ, यानी कि अगर तेज हवा है तो जरूरी नहीं कि आपके साथ अर्थक्वेक आ जाए, या मैक्सिमम फ्लड लेवल है या मैक्सिमम सी वेव्स है तो जरूरी नहीं कि उस टाइम के ऊपर आपके पास जो है अर्थक्वेक जो है अकर हो। The value of elastic modulus of material wherever required may be taken as for static analysis unless a more definite value is available for use in such condition. हमारे पास जो वैल्यू है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल की किसी भी जगह अगर रिक्वायर्ड हो तो वो जो है स्टैटिक एनालिसिस के लिए जो है ये वही यूज की जाएगी, अनलेस अदरवाइज अगर आपके पास कोई डेफिनेट वैल्यू अगर आपको प्रोवाइड नहीं की गई है किसी भी कंडीशन के लिए। Whenever earthquake forces are considered along with other normal design forces, the permissible stresses in material in the elastic method of design may be increased by 1/3. जब भी हमारे पास जो earthquake forces होती है अगर आप उसको कंसिडर करते हैं नॉर्मल डिजाइन के अंदर, तो जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है मटेरियल के अंदर उसके अंदर जो आप इलास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन जो फॉलो करते हैं तो उसको में आप जो मटेरियल स्ट्रेसेस है उसको आप इंक्रीज करते हैं बाय 1/3, यानी कि 1/3 हिसाब से आप मटेरियल के स्ट्रेसेस को जो है इंक्रीज कर देते हैं। परमिसिबल जो स्ट्रेसेस है मटेरियल के अंदर आप उसको जो है 1/3 के हिसाब से आप उसको इंक्रीज करते हैं नॉर्मल डिजाइन फोर्सेस के अंदर, अगर आप नॉर्मल डिजाइन फोर्सेस के थ्रू कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है अर्थक्वेक फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द सिस्मिक फोर्सेस द कंट्री इज क्लासिफाइड इनटू 5 जोन। सिस्मिक अर्थक्वेक फोर्सेस को चेक करने के लिए हमारे पास जो मैप है हमारा, तो उसको जो है 5 जोन्स के अंदर जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू सीस्मिक फोर्सेस के हिसाब से हमारा जो कंट्री है उसके मैप को जो है 5 जोन्स में जो है क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो जोन है हमारा जो है जोन 1 है, दूसरा हमारा जोन 2A है, तीसरा जोन हमारा 2B है, ये चौथा हमारा जोन 3 है और पांचवा हमारा जोन 3 है। ये जो जितने भी जोनिंग की गई है ये अकॉर्डिंग टू दी पी ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है की गई है। जोन 1 में हमारे पास जो ग्राउंड एक्सेलरेशन होती है तो हमारे पास लेस देन 0.8 है, जोन 2A में 0.8 है और जोन 2B में 1.6 है, जोन 3 में 2.4 से 3 है और जोन 4 में 3 ग्रेटर देन 3.2 है। इनमें जो रेड कलर है जो जोन 4 है ये हमारे पास जो है मेजर सीस्मिक जोन है और यहाँ पर जो है अर्थक्वेक होता है वो रेगुलरली जो है अगर होता है, जबकि जो जोन 1 है तो वहां पर जो है नॉर्मली अर्थक्वेक जो है अकर नहीं होता। The earthquake force experienced by a structure depends on its own dynamic characteristics in addition to those of the ground motion। हमारे पास जो earthquake forces है जो भी स्ट्रक्चर उसको जो है एक्सपीरियंस करता है तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, साथ ही साथ ग्राउंड मोशन के ऊपर जो है ये जो है डिपेंड करता है। Response spectrum method takes into account these characteristics and is recommended for use in case where it is desired to take such effect into account। हमारे पास जो एक मेथड है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड जिसको हम कहते हैं, तो ये मेथड हमारे पास जो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है और इन रिकमेंडेशन को जो है यूज करता है जहां कहां पर भी जो है डिजायर्ड हो या ऐसी इफेक्ट को जो है आप कंसिडर करते हैं। According to IS 18932 to 1984 code specifies design criteria under earthquake conditions. As per IS code, for dams up to 100-meter height, the seismic coefficient method shall be used for the design of dam, while for dams over 100-meter height, the response spectrum method shall be used. According to IS code, हमारे पास अगर डैम की हाइट जो है 100 मीटर है तो आप जो है सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड जो है वो यूज करेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ डैम। अदरवाइज अगर आपके पास जो है डैम की हाइट 100 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो आप जो है रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड जो है यूज करेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ डैम्स। Basic seismic coefficient alpha naught and seismic zone factor F naught is different in different zones shall be taken as given in table। हमारे पास जो बेसिक सीस्मिक कोएफिशिएंट है जैसे कि अल्फा नॉट हो गया और सीस्मिक जोन फैक्टर होगा, ये ऐसे फैक्टर्स है जिनको हमारे पास जो टेबल है डिफरेंट टेबल्स इसके लिए प्रोवाइड की गई है, इनकी वैल्यूज आपने जो है वो टेबल से जो है पिक करनी है। The design seismic forces shall be computed on the basis of importance of the structure I table and its soil foundation system beta table। हमारे पास जो डिजाइन है सीस्मिक फोर्सेस के हिसाब से जिसको हम जो है कंप्यूट करते हैं, तो ये हम ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो कि आई से हम डिनोट करते हैं और इसके लिए नीचे एक टेबल भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपके पास जो है टेबल है, साथ ही साथ एक टेबल ये है, एक टेबल ये है और एक ये है। तो इन टेबल्स के हिसाब से हम जो है स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को चेक देखते हैं और सॉइल फाउंडेशन को चेक करते हैं और इन हिसाब से हम इनकी वैल्यूज जो है फाइंड आउट करते हैं। In seismic coefficient method, the design value of horizontal seismic coefficient alpha h shall be computed as जो हमारे पास जो horizontal seismic coefficient है जिसको हम alpha h से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास जो सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड है तो उसके अंदर हमारे पास जो अल्फा एच है वो बराबर है बीटा आई अल्फा नॉट। इसमें हमारे पास जो बीटा है ये हमारे पास सॉइल फाउंडेशन सिस्टम है, आई जो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर है और अल्फा नॉट जो है हमारे पास जो है बेसिक सीस्मिक कोएफिशिएंट्स है। तो इनकी वैल्यूज हम जो है नीचे जो हमारे पास टेबल है यहाँ से हम जो है पुट करेंगे। ये हमारे पास जो है डिफरेंट वैल्यूज है अल्फा नॉट और एफ नॉट की, और ये हमारे पास आई की वैल्यू है और ये हमारे पास जो है बीटा की वैल्यू। तो ये हमारे पास टेबल है, इन टेबल से हम जो है वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है हम हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट जो है अल्फा एच इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास जो ऊपर वाला फार्मूला है ये हम जब सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड यूज करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। In response spectrum method, the response acceleration coefficient is first obtained for the natural period and damping of the structure, and the design value of the horizontal seismic coefficient alpha h shall be computed using
अल्फा एच इज इक्वल टू बीटा आई एफ नॉट एस ए डिवाइडेड बाई जी। जबकि अगर हम जो है रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट जो अल्फा एच है अगर उसको हम फाइंड करते हैं तो उसको हम जो है इस फॉर्मूले से, दैट इज बीटा आई एफ नॉट एस ए डिवाइडेड बाई जी, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और अल्फा एच को जो है हम फाइंड करेंगे। सो दोनों मेथड के लिए जो है अगर आप हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहे दोनों मेथड के अंदर जो है डिफरेंट फॉर्मूलेज आपको प्रोवाइड की गई हैं और इनकी वैल्यू जो है आप नीचे जो टेबल्स हैं उनसे जो है आप फाइंड करेंगे। यहाँ पर वेयर एस ए डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू एवरेज acceleration coefficient as read from figure for a damping of 5% and for the middle period of vibration of the temp corresponding to t is equal to 5.55 h square divided by b under the root gamma m divided by g e m। यहाँ पर हमारे पास जो एस ए डिवाइड बाई जी है हमारे पास जो है एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है और इसको हम जो नीचे हमारे पास ये टेबल है तो उसके हिसाब से हम उसको जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट कर्व्स है, ठीक है, वो प्रोवाइड की गई है डिफरेंट डैम्पिंग्स के लिए। अगर 0% डैम्पिंग है तो ये कर्व्स आप यूज करेंगे, अगर आपके पास जो है 2% डैम्पिंग है स्ट्रक्चर के अंदर तो ये डिफरेंट डैम्पिंग के हिसाब से डिफरेंट कर्व्स जो है प्रोवाइड की गई है। आप नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इन सेकंड जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि कितना आपके पास वाइब्रेशन है, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे से सीधा जाके आप जो है कर्व को ज्वाइन करेंगे और लेफ्ट साइड पे जाके आपके पास एस ए डिवाइड बाई जी जो कि एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपके पास जो है आ जाएगी। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज है जो कि हमारे पास जो है टी है, दैट इज equal to 5.55 h square divided by b under root gamma m divided by g e m। इसके अंदर ये आपके पास जो है जो आपके पास जो टोटल आपके पास जो वाइब्रेशन है, ठीक है, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इन सेकंड, ये आपको जो है इस टी के फॉर्मूले से जो है मिल जाएगा। इसमें हमारे पास जो एच है ये हमारे पास हाइट ऑफ द डैम है मीटर्स के अंदर, बी जो है बेस विड्थ ऑफ द डैम है इन मीटर्स, गेमा एम जो है यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल है ऑफ डैम दैट इज इन न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ई एम जो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल है इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। Where a number of modes are to be considered for seismic analysis, alpha H shall be worked out corresponding to various modes, periods, and dampings, and then design forces shall be computed. If actual response spectra is available, then the same may be used directly instead of the above equation. अगर आपने जो है जो है अल्फा एच की वैल्यू सीस्मिक एनालिसिस जो करनी है और उसके अंदर अल्फा एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिफरेंट नंबर ऑफ मोड्स के हिसाब से आपने जो है और डिफरेंट डैम्पिंग कंडीशन, यानी कि आपके पास डिफरेंट डैम्पिंग कंडीशन हो सकती है 0%, 2%, 5%, 10%, 20%, तो हर हिसाब से आपने जो है कंप्यूटिंग हर मोड के हिसाब से आपने जो है वर्कआउट करना है और हर पीरियड के हिसाब से आपने जो है वैल्यूज डिजाइन फोर्सेस जो है उसको कंप्यूट करना है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल रिस्पांस स्पेक्ट्रा अगर आपको अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली भी जो है उसको जो है जो अबव इक्वेशन है उसको जो है यूज कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वैल्यूज ऑफ बेसिक सीस्मिक कोएफिशिएंट एंड सीस्मिक जोन फैक्टर इन डिफरेंट जोन्स है। इस वक्त आपके पास ये वाला जो आपके पास जो टेबल है, इस टेबल से आपके पास जो है अल्फा नॉट जो कि सीस्मिक कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू, ठीक है, बेसिक हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट है अल्फा नॉट, और जो सीस्मिक जोन फैक्टर है एफ नॉट उसकी वैल्यू इन दोनों टेबल से आपके पास आ जाएगी। अगर आप सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड यूज करें तो आपने जो है अल्फा नॉट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड यूज कर रहे हैं तो आप जो है एफ नॉट की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है जोन्स गिवन है, डिफरेंट जोन्स है, जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो उस हिसाब से उनके लिए जो है अल्फा नॉट और एफ नॉट की वैल्यू गिवन है। अगर आपके पास जो है जोन 5 है, ठीक है, तो उसके लिए जो अल्फा नॉट की वैल्यू है वो 0.08 है और एफ नॉट की वैल्यू आपके पास 0.40 है। सिमिलरली अगर आपके पास जो है नंबर 4 जोन है तो उसके लिए जो है 0.05 एंड एफ नॉट की वैल्यू जो है 0.25। सो डिफरेंट जोन्स के हिसाब से डिफरेंट अल्फा नॉट और एफ नॉट की वैल्यू जो है आपको प्रोवाइड की गई है, तो अपने जोन के हिसाब से आपने जो है अल्फा नॉट और एफ नॉट की वैल्यू जो है पुट करनी है।
ये जो टेबल है ये आपके लिए जो है आई की वैल्यू आपको जो है प्रोवाइड करेगा। जो फॉर्मूले के अंदर आई था तो आपने जो है यहाँ से पुट करनी है। आई क्या है आपके पास? वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस फैक्टर है, इसको वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो फॉर डैम्स है ऑल टाइप्स के लिए जो है, अगर आपके पास ऑल टाइप डैम्स है ऑल टाइप्स के लिए तो उसके लिए आई की वैल्यू जो है आपके पास 3 है। कंटेनर्स ऑफ इनफ्लेमेबल और पॉइजनस गैसेस और लिक्विड्स उसके लिए आपके पास आई की वैल्यू 2 है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो है डिफरेंट वैल्यूज आपको जो है आई की इंपॉर्टेंस फैक्टर आई की वैल्यू आपको जो है प्रोवाइड की गई है। तो आई की वैल्यू आप जो है यहाँ से पुट करेंगे, यानी कि इस टेबल को देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ पर लाई करता है और उस हिसाब से आप आई की वैल्यू जो है सेलेक्ट करेंगे। जो कि इंपॉर्टेंस फैक्टर है आई, उसकी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे। ये टेबल है आपके पास जो है, ये आपको बीटा की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो कि सॉइल फाउंडेशन सिस्टम के लिए जो है आपके पास वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ बीटा। तो डिफरेंट फाउंडेशंस के हिसाब से आपको जो है और टाइप ऑफ सॉइल्स के हिसाब से आपको जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है टाइप 1 रॉक है या हार्ड सॉइल है और आपने जो है पाइल पासिंग थ्रू एनी सॉइल बट रेस्टिंग ऑन सॉइल टाइप 1, तो उस हिसाब से आपके पास जो वैल्यू है बीटा की वो 1 है। ठीक है, अगर आपके पास मीडियम सॉइल उसके लिए 1 है। अगेन आपके पास अगर सॉफ्ट सॉइल है तो उसके लिए भी जो है 1 है। ठीक है, अगर आपने जो है पाइल नॉट कवर्ड अंडर कॉलम 3, अगर कॉलम 3 के अंदर आपके पास जो है ये कवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आगे पास जो है मीडियम सॉइल के लिए 1 और सॉफ्ट सॉइल के लिए 1.2। अगर आपके पास राफ्ट फाउंडेशन है तो टाइप 1 रॉक या हार्ड सॉइल के लिए उसकी वैल्यू 1 है, मीडियम के लिए भी 1 है और सॉफ्ट सॉइल के लिए भी 1 है। तो डिफरेंट सॉइल्स की कैटेगरीज के हिसाब से और डिफरेंट फाउंडेशन के हिसाब से आपने जो है बीटा की वैल्यू जो है इस टेबल से जो है सेलेक्ट करनी है। इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन causes two forces। जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो वो हमारे साथ जो है टू फोर्सेस जो है कॉज करती है। एक हमारे पास जो है इनर्शिया वाटर, ये दोनों फोर्सेस जो है हमारे पास जो है कॉज करती है फोर्सेस। इसके अंदर हमारे पास जो इनर्शिया फोर्स है ये क्या है? द इनर्शिया फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन इम्पार्टेड बाय earthquake forces and is equal to the product of the mass of the dam and the acceleration। जो इनर्शिया फोर्स है ये हमारे पास एक फोर्स है जो कि एक्ट करता है अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन आपकी फोर्स क्रिएट करता है ये उसके अपोजिट जो है एक्ट करता है, और ये हमारे पास जो है इक्वल होता है जो है जब हम मास ऑफ द डैम को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन के साथ, तो ये हमारे पास जो है इस इनर्शिया फोर्स के बराबर होता है। For dams up to 100 meter height, the horizontal seismic coefficient shall be taken as 1.5 times seismic coefficient alpha h at the top of the dam, reducing linearly to 0 at the base। up to 100 meter height तक हमारे पास जो horizontal seismic coefficient है उसकी वैल्यू हम जो है लेंगे 1.5 टाइम्स seismic coefficient alpha h के टॉप के ऊपर और टॉप ऑफ द डैम के ऊपर, और ये जो है लीनियरली जो है रिड्यूस होगा टुवर्ड्स 0 एट द बेस ऑफ डैम। देखिए जिस तरह फिगर में आपको नजर आ रहा है कि टॉप के ऊपर जो है ये मैक्सिमम होगा 1.5 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोएफिशिएंट। ठीक है, और जैसे आप जो है नीचे आते जाएं तो लीनियरली ये वेरी कर रहा है और बॉटम के ऊपर आपके पास जो है 0 आ जाता है बेस के ऊपर। This inertia force shall be assumed to act from upstream to downstream or downstream to upstream to get the worst combination of for design। ये इनर्शिया फोर्स जो है हम इसको जो है एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है एक्ट करता है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर या डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड के ऊपर, ताकि हमारे पास जो वर्स्ट कम्बिनेशन है डिजाइन के लिए उसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो है आ जाए, यानी कि वर्स्ट कंडीशन के लिए हम उसको जो है डिजाइन कर सके। It causes an overturning movement about the horizontal section adding to that caused by the hydrodynamic forces। ये हमारे पास जो फोर्स होता है ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वो टर्निंग मूवमेंट जो है क्रिएट करता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर, जो कि ऐड होता है हमारे पास जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस है, यानी कि वो फोर्सेस जो वाटर की वजह से जो है लग रही होती हैं। For dams over 100 meter height, the response spectrum method shall be used। The base shear VB and base moment MB may be obtained by the following formula। जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड है जो कि हम यूज करते हैं उन डैम्स के अंदर जो इनकी हाइट जो है 100 मीटर से ज्यादा है,
तो अगर आपने जो है बेस शेयर वी बी फाइंड करना है और बेस मूवमेंट एम बी फाइंड करना है, तो उनके लिए आपने जो है ये दो फॉर्मूले जो है यूज करने हैं। दैट इज जो बेस शेयर है वी बी वो बराबर है 0.6 डब्ल्यू अल्फा एच, और जो बेस मूवमेंट है वो बराबर है एम बी इज इक्वल टू 0.9 डब्ल्यू एच अल्फा एच। इसमें हमारे पास जो डब्ल्यू है ये टोटल वेट ऑफ द मेसनरी और कंक्रीट इन द डैम इन न्यूटन है, यानी कि टोटल वेट ऑफ द डैम स्ट्रक्चर है। अल्फा एच जो है हमारे पास सीस्मिक कोएफिशिएंट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और एल एच जो है हमारे पास जो है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम है अबव द बेस इन मीटर, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका हाइट है फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम। For any horizontal section at a depth y below top of the dam, shear force Vy and bending moment My may be obtained as follows. अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन के ऊपर अगर आपके पास डेप्थ जो है y है, तो उसके बिलो द टॉप ऑफ द डैम, तो शेयर फोर्स जो है वहां पर हमारे पास Vy जो है बराबर है CVVB के, और My जो बेस जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपके पास बराबर है CM प्राइम MB के, यानी कि जो शेयर फोर्स है Vy इज इक्वल टू CV प्राइम VB और My इज इक्वल टू CM प्राइम MB। तो इन दो फॉर्मूले से आप जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन के ऊपर एट डेप्थ y, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक CV का कर्व है, ये आपके पास CM डैश का कर्व है, ठीक है। इन दो को आप जो है ये आपके पास जो है कोफिशिएंट्स है इनके, आप जो है y बाय h जो है फाइंड करेंगे। अगर आपने जो है आपके पास फॉर एग्जांपल y बाय h 0.2 आता है, आपने CV डैश और CM डैश फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पर आके इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। 0.2 इनको यहाँ पर ज्वाइन करता है, सीधा नीचे आएंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CV डैश। सिमिलरली आपके जो है इस कर्व को ज्वाइन करेंगे और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CM डैश। सो इन तरीकों से आपने जो है CMV डैश और जो आपके पास CM डैश है उनकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। जो VB है और MB है ये आपके पास जो है बेस शेयर और बेस बेंडिंग मूवमेंट है। के बाद जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस है, तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द फाउंडेशन एंड डैम देयर इज एन इंस्टेंटेनियस हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द डैम इन एडिशन टू द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक है, फाउंडेशन और डैम का, ठीक है, तो उसके अंदर जो है इंस्टेंटेनियसली हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द डैम, साथ ही साथ जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसके साथ जो है ऐड करता है, और ये हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है एक्ट करता है। The direction of hydrodynamic force is opposite to the direction of earthquake acceleration. हमारे पास जो डायरेक्शन होता है हाइड्रोडायनेमिक फोर्स का, ये अपोजिट इन डायरेक्शन होता है अर्थक्वेक के। Zenger presented formula based on electrical analogy with assumption that water is incompressible. Zenger एक साइंटिस्ट है जिसने जो है इसके लिए जो है फॉर्मूला जो है प्रेजेंट किया जो कि बेस करता है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड के ऊपर, और इसमें उन्होंने एज्यूम किया कि हमारे पास जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है। The pressure variation is elliptical cum parabolic. The hydrodynamic pressure at depth y below the reservoir surface shall be determined as follows. हमारे पास इसका जो प्रेशर वेरिएशन जो कर्व है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कम पैराबोलिक शेप में आता है, और जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है किसी एट डेप्थ y बिलो द रिजर्वायर सरफेस, हमारे पास ये जो है उसको हम जो है इस फॉर्मूले से जो है फाइंड करेंगे, जो कि है PEY इज इक्वल टू CS अल्फा H गेमा WH। इसमें हमारे पास जो PEY है ये हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इंटेंसिटी है इन पास्कल, H जो है हमारे एट डेप्थ y, H जो है हमारे पास डेप्थ ऑफ रिजर्वायर है इन मीटर्स, CS जो है हमारे पास कोफिशिएंट व्हिच वेरीज विद शेप ऑफ अपस्ट्रीम फेस एंड डेप्थ ऑफ वाटर, और गेमा W जो है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर है। इसके अंदर आपके पास जो PE मैक्स है, जो कि यानी कि आपके पास जो मैक्सिमम आपके पास जो हाइड्रो डायनेमिक प्रेशर जो है एक्ट करेगा, उसका जो मेन कर्व शेप होता है उसका कर्व का, वो हमारे पास जो है इस शेप में होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कम पैराबोलिक शेप में, ठीक है। आपके पास जो मैक्सिमम PE जो मैक्स है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास हाइड्रो डायनेमिक प्रेशर इंटेंसिटी है जो मैक्सिमम जो है एक्ट करेगा,
वो आगे पास जो है ऐड करेगा इस डिस्टेंस, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आगे पास जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। और एट डेप्थ वाई आपके पास जो है पी ई वाई जो है आपके पास बराबर है इस फॉर्मूले के, सी एस अल्फा एच गेमा डब्ल्यू इंटू एच के, ठीक है। Approximate values of CS for dams with vertical or constant upstream slopes may be obtained as follows। आपके पास जो CS है, तो अगर आपने जो है उसको जो है फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है आपके पास जो है डिफरेंट फॉर्मूले जो है प्रोवाइड की गई है, जो कि है CM डिवाइड बाई 2 इंटू वाई डिवाइड बाई एच इंटू 2 माइनस वाई बाई एच प्लस अंडर द रूट वाई बाई एच इंटू 2 माइनस वाई बाई एच ब्रैकेट क्लोज इंटू होल क्लोज। इसमें हमारे पास जो CM है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CS है, which can be read from figure or obtained from CM is equal to 0.7351 minus theta divided by 90। आपने जो है CM की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। इसमें जो थीटा है ये हमारे पास एंगल है डिग्री के अंदर, द फेस अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम मेक्स विद वर्टिकल, यानी कि आपके पास जो है यहाँ पर ये कितना एंगल जो है ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल के साथ जो है यह के पास जो है डैम का वर्टिकल है और यह के पास फेस ऑफ द डैम है, ठीक है। सो जो इंक्लाइन फेस ऑफ द डैम है ये आपके पास जो वर्टिकल है उसके साथ जो है ये कितना एंगल जो है क्रिएट कर रहा है, तो यह के पास जो है थीटा कहलाता है। थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है, ठीक है। सीएम फाइंड करना है, सीएम की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। आपके पास जो है वाई जो है आगे पास जो है ये वाला हाइट है, ठीक है, जो कि आपके पास इन मीटर्स में होगा, और एच जो है आपके पास टोटल हाइट ऑफ द डैम है। सो वैल्यूज आप पुट करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एस। उसकी वैल्यू आप जो है यहाँ पर पुट करेंगे। अल्फा एच आपके पास हॉरिजॉन्टल चीज में कोएफिशिएंट की वैल्यू वो पुट करेंगे आप। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर वो पुट करेंगे, और एच आपके पास जो है डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर वो पुट करेंगे। सो आपके पास जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर ठीक है एट डेप्थ वाई आपके पास जो है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर की वैल्यू जो है आ जाएगी। The total pressure at a depth y may be found by integrating the in pressure curve above that plane। हमारे पास अगर आपने हमने जो है टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ y अगर फाइंड करना है, तो उसको जो है हम फाइंड कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द प्रेशर कर्व अबव द प्लेन। Taking the pressure variation to be elliptical cum parabolic, the total pressure at depth y will be equal to the average of the areas of the quarter ellipse and semi parabola। हमने अगर जो है टोटल प्रेशर जो है वो फाइंड करना है, तो हमारे पास जो प्रेशर वेरिएशन है वो हमारे पास जो है इलेप्टिकल कम पैराबोलिक शेप में आता है। तो जो टोटल प्रेशर है एट डेप्थ वाई है वो हमारे पास जो है इक्वल हो जाता है एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ द क्वार्टर एलिप्स एंड सेमी पैराबोला, यानी कि जो क्वार्टर एलिप्स है उसका जो है एवरेज अगर हम ले लें, ठीक है, एवरेज ऑफ एरिया हम ले लें क्वार्टर एलिप्स का और सेमी पैराबोला का, तो हमारे पास जो है टोटल प्रेशर एट डेप्थ वाई की वैल्यू जो है आ जाती है। So hence Pey is equal to 1 by 2 into pi by 4 Pey into y plus 2 by 3 Pey into y bracket close equal to 0.726 Pey into y। So आगे पास जो टोटल आगे पास जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, तो उसका फॉर्मूला के पास आ जाता है 0.726 Pey into y। Similarly, the moment of pressure about the joint up to which the pressure is taken is given by half of the sum of moment of the quarter ellipse and semi parabola। Similarly, आपके पास जो मूवमेंट है वो आपके पास जो है बराबर है हाफ का जो आपका जो सम है मूवमेंट ऑफ क्वार्टर एलिप्स का और सेमी पैराबोला का। सो आपके पास जो है उसके बराबर है, जो कि एट द एंड आपके पास जो है बराबर होता है एम ई वाई इज इक्वल टू 0.3 पी ई वाई इंटू वाई स्क्वेयर। इसमें आपके पास जो पी ई वाई है ये आपके पास जो है हाइड्रोडायनेमिक शेयर है इन न्यूटन पर मीटर एट अ डेप्थ वाई, और एम ई वाई के पास जो है मूवमेंट है इन न्यूटन मीटर पर मीटर ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एट अ डेप्थ वाई। Effect of horizontal acceleration on the vertical components of the reservoir and tail loads। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है उसका जो इफेक्ट है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजर्वायर और टेल वाटर लोड्स के ऊपर, तो वो क्या होता है, कितना होता है, किस तरीके से एक्ट करता है। Since the hydrodynamic pressure or suction acts normal to the face of the dam, there shall be vertical component of this force if the face of the dam against which it is acting is sloping, the magnitude at any horizontal section being PEB is equal to PE/2 minus PE/1 into tangent theta। हमारे पास जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है वो एक्ट करता है नॉर्मल टू दी फेस, यानी कि उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल जो है एक्ट करता है।
वहां पर जो है इसका जो है एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, जो कि इस फोर्स का जो है फेस ऑफ द डैम के साथ अगेंस्ट विच जो हमारे पास जो स्लोपिंग जो एक्ट कर ये जो है एक्ट करेगा अगेंस्ट द स्लोपिंग एरिया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एट एनी हॉरिजॉन्टल सेक्शन वो आपके पास बराबर होगा इस फॉर्मूले के। इसमें हमारे पास जो पीईवी है वो आपके पास जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द लोड ड्यू टू हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है। PE2I2 जो है आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है एट एलिवेशन ऑफ सेक्शन बीइंग कंसीडर्ड, और PEY1 जो है आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एट द एलिवेशन एट व्हिच द स्लोप ऑफ द डैम फेस कमेंसेस। यानी कि जो PEY2 है ये आपके पास जो है टोटल जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वहां तक है, ठीक है, और जो PEY1 है ये आपके पास जो है टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है जहां से आपके पास जो है स्लोपिंग जो है स्टार्ट होता है। और इसमें जो थीटा है ये आपके पास जो है एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द डैम एंड द वर्टिकल है। A movement due to vertical component of reservoir and tailwater loads may be obtained by turning lever arm from centroid of pressure dia। हमारे पास यहाँ पर जो मूवमेंट है उसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग the lever arm by determining the lever arm and centroid from the centroid of pressure dia। हमारे पास जो वर्टिकल मूवमेंट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट उसको हम ऑफ रिजर्वायर एंड टेल वाटर लोड की वजह से हम जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, किस तरीके से होगा? द इफेक्ट ऑफ वर्टिकल अर्थक्वेक एक्सेलरेशन इज टू चेंज द यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड कंक्रीट और मैसनरी। हमारे पास जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह से हमारे पास जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है और कंक्रीट का मैसनरी है तो वो हमारे पास जो है चेंज होता है। एक्सेलरेशन अपवर्ड्स इंक्रीज द वेट एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डिक्रीज द वेट। अगर एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से हमारे पास जो वेट ऑफ द डैम है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो रिजल्ट हमारे पास वेट ऑफ द डैम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड vertical inertia force F is equal to alpha V W is exerted on the dam in the direction opposite to that of the acceleration। वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से हमारे पास जो है वर्टिकल इनर्शिया फोर्स जो है जो कि F इज इक्वल टू अल्फा वी डब्ल्यू के बराबर होता है वो एक्सर्ट होता है डैम के ऊपर, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन होता है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज vertically upward, the inertia force F is equal to alpha V W acts vertically downward, thus increasing the momentarily the downward weight। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है अर्थक्वेक एक्सेलरेशन है जो अगर वो वर्टिकली अपवर्ड हो तो उस केस में हमारे पास जो इनर्शिया फोर्स है जो कि बराबर है F इज इक्वल टू अल्फा वी डब्ल्यू के, वो वर्टिकली एक्ट करता है डाउनवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास जो मोमेंटरली जो हमारे पास जो वेट ऑफ द डैम है वो इंक्रीज हो जाता है। When the acceleration is vertically downward, the inertia force F is equal to alpha V W acts upward and decrease momentarily the downward weight। और जब हमारे पास जो फोर्स है इन एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सेलरेशन है अगर वो जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है एक्ट करता है तो इस रिजल्ट हमारे पास जो इनर्शिया फोर्स है जो कि बराबर है F is equal to alpha V W के, तो ये हमारे पास जो है एक्ट करता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एज रिजल्ट हमारे पास जो वेट ऑफ द डैम होता है वो मोमेंटरली जो है डिक्रीज हो जाता है। For methods of design seismic coefficient up to 100 meter and response spectrum over 100 meter, vertical seismic coefficient alpha V shall be taken as 0.7 times the value of alpha H। अगर हम जो है एक वर्टिकल जो हमारे पास सीस्मिक कोएफिशिएंट है जो इसको हम अल्फा वी से डिनोट करते हैं, अगर उसके लिए हमने जो है डिजाइन करना है तो सीस्मिक कोएफिशिएंट मेथड जो कि अप टू 100 मीटर तक जिसके थ्रू हम डिजाइन करते हैं, और रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड जो जब हमारे पास डैम के हाइट जो है 100 मीटर से ज्यादा हो तो इस मेथड से हम इसको जो है डिजाइन करते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो अल्फा वी है ये हमारे पास जो है बराबर होगा 0.7 टाइम अल्फा एच के at the top of the dam reducing linearly to zero at the base। so टॉप के ऊपर हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी तो वो 0.7 टाइम्स अल्फा एच के बराबर होगी जो मैक्सिमम होगी, और लीनियरली जो है ये वेरी करेगी और बेस के ऊपर जो है ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल था वो 1.5 टाइम्स ऑफ अल्फा एच था, जबकि जो वर्टिकल है वो 0.7 टाइम्स अल्फा एच के बराबर है।
यहाँ पर आपका आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। हाँ सर। जी मोहसिन अल्लाह। ये was the order tap te chive go sir ये पता नहीं सर। बिल्कुल था स्टडी की नेक्स्ट क्लास के सवाल ही बखैर नेक्स्ट क्लास के का उस मसला इधर था। थैंक यू सर। मेन चीज़ चेक करने पर कि फार्मूली थी बस फार्मूली चेक करने सही तरीके से इस्तेमाल किए टेबल ही गिवन दी टेबल ही यूज़ कई और टेबल नवा चेकम ने वैल्यूज फॉर विस्तल दी अब आगे बोर्ड कूल लेता उस तरह चेकम ने वर्ड हॉरिजॉन्टल चेकम चीज़ में कोफिशिएंट है दागी वैल्यू बदर सर राजी और चेकम वर्टिकल चीज़ में कोफिशिएंट है दागी वैल्यू बदर सर राजी मेन चीज़ चेकम ने अब टेबल ही सही तरीके से यूज़ कूल दी। बल द चांस सवाल ही अकॉर्डिंग टू टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर आप लोग का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।